गुड मॉर्निंग। ओके, हम करंट अफेयर्स के क्लासेस स्टार्ट किए थे। उसमें कल के क्लास में हम लोगों ने देखा अक्टूबर मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसको। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2023 में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये दो पार्ट में होने वाला है। नवंबर का एक और क्लास भी मैं कराऊंगा कल के क्लास में। या हो सकता है कि कल जो क्लास होगी वो स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड होगा, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स है वो। तो मैं आप लोग को शाम को जो है उसको आप लोग को अपडेट कर दूंगा। और अदरवाइज स्पोर्ट्स का नहीं होगा तो परसों स्पोर्ट्स होगा, लेकिन कल और परसों में से किसी दिन स्पोर्ट्स का पूरा जो है डेडिकेटेड एक लेक्चर होने वाला है, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं करंट अफेयर्स में। अगर नहीं होता है तो कल के हम लोग नवंबर का सेकंड पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे, देन स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हम लोग परसों की क्लास में करेंगे। जैसा भी होगा मैं शाम को अपडेट करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली नेम्ड द सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, मेकिंग इट द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव दिस डिस्टिंक्शन। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर नाम दिया गया, जिससे यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली को, चेन्नई को, कोझीकोड या फिर बेंगलोर। देखो, अभी यूनेस्को ने जो है दो शहरों को नॉमिनेट किया था भारत के, जिसमें से एक को जो है म्यूजिक सिटी बोला गया या सिटी ऑफ म्यूजिक, और दूसरे को जो है सिटी ऑफ लिटरेचर। तो दो सिटीज है यहाँ पे। तो इसमें से एक है आपका लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर, और वो है ऑप्शन सी कोझीकोड, जो कि केरला का एक शहर है। ठीक है, तो ऐसा शहर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, पहला शहर बनने का कोझीकोड को। और ये यूनेस्को के द्वारा अभी जो है ये जो चीज है ये दिया गया है, डिस्टिंक्शन दिया गया है कोझीकोड को। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वॉइस आ रही ना सबको? चलो ठीक। So Kozhikode becoming the first city in India to receive this prestigious distinction। ये पहला ऐसा शहर बन गया है जिसको ये डिस्टिंक्शन मिला है, भारत का पहला ऐसा शहर है। और अगर बाई चांस आपसे पूछे कि सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक बाई यूनेस्को किसको बोला गया, तो वो ग्वालियर सिटी को जो है सिटी ऑफ म्यूजिक का जो है डिस्टिंक्शन दिया गया है यूनेस्को के द्वारा में। तो ये दोनों सिटीज का नाम आपको याद रखना है, ग्वालियर मध्य प्रदेश और कोझिकोड जो है केरला का सिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो है अभी यूनाइटेड नेशन का जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा जो है जितने भी सिटीज हैं उनमें से कुछ नेटवर्क बनाया गया जिसको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कहा गया है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ठीक है, तो इसके तहत जो है भारत के दो शहर, जिसमें से एक है कोझीकोड केरला जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर का डिस्टिंक्शन मिला, और सिटी ऑफ म्यूजिक जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश को जो है सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया। अब जो ग्वालियर है वो बेसिकली जो है म्यूजिक के लिए जाना जाता है, और उस लिए जो है उसको बोला गया। और स्पेशली ग्वालियर जो है तान सिंह का बर्थ प्लेस कहलाता है, तान सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके लिए इसको जाना जाता है। तो ये वर्ल्ड सिटी डे जो है अभी सेलिब्रेट किया गया 31 अक्टूबर को।
वर्ल्ड सिटी डे, ये ऑब्जर्व किया गया 31 अक्टूबर को, और उसी दिन ये जो है डिक्लेरेशन हुआ। तो दो शहरों का नाम याद रखना है, कोझिकोड और ग्वालियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर द ईयर 2023, वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर अंकिता सिन्हा, अमिताभ घोष, नंदिनी दास और विक्रम सेठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंदिनी दास। नंदिनी दास को जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो है इस बार दिया गया 2023 के लिए। ठीक है, ये इंडियन बॉर्न ऑथर हैं और इनको ये अवार्ड मिला है, और ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेशली इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है कोटिंग इंडिया, जो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि इंग्लैंड के जो वो थे, जो व्यापारी थे, वो किस तरह से मुगल टाइम में या मुगल एरा ऑफ इंडिया में आए थे और यहाँ से कैसे ओरिजिन्स हुआ था ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है, तो उसको लेकर के ये बुक लिखा गया है नंदिनी दास के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हो, सी हैज बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज और हर ईयर, सॉरी, हर बुक कोर्टिंग इंडिया। ठीक है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये पूरे बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस बुक के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, कुछ ऐसा इसका कवर पेज है, नंदिनी दास का कोर्टिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सेकेंड रोहिणी नैयर अवार्ड? तो रोहिणी नैयर प्राइज जो है 2023 हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2023 के लिए? ठीक है, राजीव कुमार, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, दीनानाथ राजपूत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, दीनानाथ राजपूत। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, जो बोलना चाहिए कि स्पेशली सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन होता है ट्राइबल वुमेन को लेकर के, या बोलना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया जाता है, और कई इसमें अलग अलग वो हैं, लेकिन स्पेशली रूरल डेवलपमेंट आप बोल सकते हो, ओवरऑल जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो लोग भी काम करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है, दीनानाथ राजपूत। बेसिकली जो है दीनानाथ राजपूत जो बस्तर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो है यहाँ के जो ट्राइबल वुमेन हैं उनके इंपावरमेंट के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेशली जो नक्सल इफेक्ट अफेक्टेड जो एरिया है वहां के महिलाओं को जोड़ करके वहां कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इनको ये दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट भी है, साथ ही साथ जो है एक तरह का रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी किया गया कार्य है। तो दीनानाथ राजपूत को ये अवार्ड दिया गया। दीनानाथ राजपूत हैज एस्टैब्लिश्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया एफपीओ। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर वुमेन इन नक्सल अफेक्टेड एरिया। अब स्पेशली जो है छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है वो कहीं ना कहीं नक्सल अफेक्टेड एरिया में आता है, और वहां के महिलाओं को जो है एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा गया ताकि वहां पे कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास में जो है उनको बेहतर बनाया जा सके। तो ये काम किया है दीनानाथ राजपूत। हालांकि वो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये जो दीनानाथ राजपूत हैं ये फॉर्मर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हैं दीनानाथ राजपूत जिनको ये अवार्ड दिया गया। अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट इज अ रेलवे लिंक बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक
परियोजना भारत और किस देश के बीच में एक रेलवे लिंक है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो देखो ये जो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, मतलब कि दो देशों के बीच का ये रेलवे लिंक है और ये बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश और भारत के बीच में ये बना हुआ है। सो बेसिकली जो है एक ऐसा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है जो कि दो देशों के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए और खास तौर पे जो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दो देशों के बीच में, बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे जो ट्रेड्स वगैरह है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए बेहतर ये हो सकता है। तो ये है बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा देगा। साथ ही इसमें एक और खास बात यह है कि जैसे कोलकाता से जब अगरतला जाना होता है, कोलकाता से अगरतला, तो वो जो है लगभग 38 आवर का जो है टाइम लगता था पहले। अब जो है ढाका, मतलब कि जो बांग्लादेश है, वहां से डायरेक्टली लिंक होगा रेलवे ट्रैक, तो यहाँ से सीधे सीधे लगभग 20 घंटे, सॉरी 18 घंटे की जो है कमी होगी और यहाँ पर सिर्फ 10 घंटे में जो है ये डिस्टेंस कवर किया जा सकता है अगरतला से कोलकाता। तो लोगों के बीच में जो ट्रैवलिंग का टाइमिंग है वो कम हो जाएगा इससे, ढाका होते हुए अगर जाएगा तो, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक कहलाता है या अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के नाम से इसको, इस प्रोजेक्ट को नाम को जाना जाता है। आगे बात करें, हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वनडे विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है या कौन बन गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पे जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, मोहम्मद शामी या फिर कपिल देव। तो अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भारत के जो तेज गेंदबाज हैं उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया है भारत की तरफ से अब, ठीक है। तो 45 विकेट हो गया है मोहम्मद शामी का। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, मोहम्मद शामी इसका सही उत्तर है। तो वो अब जो है हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं इंडिया के लिए। इसके पहले जो है जाहिर खान और जवागल श्रीनाथ, इन दोनों ने जो है 44 विकेट लिए थे और ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे। अब इनका 45 विकेट हो गया है। सो ही सरपासेस जाहिर खान एंड जवागल श्रीनाथ हु बोथ हैड 44 विकेट्स ईच। अब इनका हो गया है 45। सामी नाउ हैज 45 विकेट्स इन वर्ल्ड कप्स, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है ओवरऑल? ये इंडियन है ना, ओवरऑल किसने लिया है? किसी को आइडिया है? क्रिकेट तो सब लोग देखते ही होंगे। नहीं यार, 55 नहीं है, 45 है। 45 विकेट है। नहीं, सबसे ज्यादा विकेट लेने का काम किया है वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट ओवरऑल सभी देशों की बात करें अगर, तो उनका नाम है मैकग्राथ। मैकग्राथ का नाम सुने हो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, वो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 70-71 विकेट के आसपास है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। हु टॉप द हॉरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023। हॉरून इंडिया जो है हर साल जो है एक परोपकार सूची या जिसको फिलैंथ्रोपी लिस्ट बोला जाता है वो जारी करता है। तो 2023 में इसमें कौन शीर्ष पर था, कौन शीर्ष पर है, ऐसा बोल सकते हो। तो अजीम प्रेम जी, शिव नाडर, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। तो किसने जो है, ये डिपेंड करता है कि कौन सबसे ज्यादा जो है बोलना चाहिए कि परोपकार किया या बोलना चाहिए कि डोनेट करने का काम, पैसे डोनेट करने का काम। तो इसमें जो है ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, शिव नडार, ठीक है। तो शिव नडार जो है HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं। उनके द्वारा जो है 2023 में लगभग 2000 करोड़ का जो है फिस्कल ईयर में डोनेशन दिया गया और वो टॉप में है अभी फिलैंथ्रोपिस्ट के लिस्ट में, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका, शिव नडार। Shiv Nadar, the founder of HCL Technologies, topped the Hurun India Philanthropy List 2023 for the 5th consecutive year। तो याद रखना है ये लगातार 5वीं बार है जब उन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है, शिव नडार।
तो ये भी खास चीज है, 5वीं बार है कंसेक्यूटिव, लगातार 5वें साल। What is the air pollutant that is most strongly associated with an increased risk of developing type 2 diabetes? तो अभी ये न्यूज में बहुत रहा है, अब इसको थोड़ा ध्यान देना है। वह कौन सा वायु प्रदूषक है जो टाइप 2 मधुमेह के विकास के बढ़ते जोखिम से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है टाइप 2 डायबिटीज के लिए? ठीक है, तो कई जैसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जब ब्लड में वो हो जाते हैं पार्टिसिपेट, मतलब कि लंग्स वगैरह में या ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो वो शरीर के हर एक हिस्से में जा सकता है। उसमें से ऑप्शन में है यहाँ पे ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर पीएम पार्टिकल 2.5। तो आप लोगों ने पीएम पार्टिकल 2.5 का नाम सुना होगा। तो ये जो पीएम पार्टिकल 2.5 है, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है मधुमेह के लिए या टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो ये रिसेंटली अभी जो है एक जर्नल में, मेडिकल जर्नल में एक पब्लिश हुआ था, स्टडी पब्लिश हुआ था, जिसके बेसिस पे जो है ये आया है और ये न्यूज में रहा है। ठीक है, लगभग 9 से 36% तक जो है इसका रिस्क जो है इंक्रीज हो जाता है। सो अ स्टडी पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल in 2023 found that 10 microgram per cubic meter, ठीक है, difference in annual average of PM 2.5 was associated with the 9.36% higher risk of developing type 2 diabetes। तो लगभग 9 से 36% तक का हायर रिस्क हो जाता है जब पीएम पार्टिकल 2.5 जो है हमारे शरीर में या ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो शरीर के अलग अलग हिस्से में और ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से जो है अगर 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर भी इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है तो रिस्क जो है 9 से 36% तक जो है इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है एसोसिएटेड है वो है पीएम पार्टिकल 2.5, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है डायबिटीज के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022। अब देखो ये जो रिपोर्ट है ये नवंबर में जारी हुआ है, लेकिन जो रिकॉर्ड है या डेटा है वो 2022 के लिए है। तो भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन से यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। चलो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यूपी में जो है सबसे ज्यादा जो है डेथ रिकॉर्ड किया गया रोड एक्सीडेंट के थ्रू, लगभग ओवरऑल में 13.4% जो है यहां डेथ हुआ है, 13.4%। ठीक है, अब तमिलनाडु इसमें सेकंड प्लेस में है। सो आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में जो रिपोर्ट आया है उसमें टॉप पे है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है। अब जाहिर सी बात है कि जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहीं ये चीजें हो सकती है। खैर, according to the report road accident in India 2022, UP had the highest number of deaths due to the road accident 13.4%, और फॉलोड बाय बोल सकते हो आप तमिलनाडु सेकंड प्लेस में है 10.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एग्रीमेंट? विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौते का नाम क्या है? अब देखो रिसेंटली कितने सारे ऐसे वो हुए हैं जिसमें एआई के बारे में बात की जा रही है, जगह जगह हर तरफ से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा उसका एक तरह से इंटरफेरेंस बढ़ा है ह्यूमन लाइफ में, या फिर बोलना चाहिए कि हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सेफ्टी एग्रीमेंट भी होना जरूरी था, तो इसलिए जो है ये पहला, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एग्रीमेंट साइन किया गया अलग अलग देशों के द्वारा, जिसमें लगभग 28 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया। तो इसका नाम क्या रखा गया? ये क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। तो इसका पहला ऑप्शन है बैलेचिली डिक्लेरेशन बोला गया, या फ्रंटियर डिक्लेरेशन बोला गया उसको, या फिर ग्लोबल एआई सेफ्टी डिक्लेरेशन, या फिर यूनिवर्सल एआई सेफ्टी एग्रीमेंट। आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन ए है बैलेचिली घोषणा, ठीक है, या बैलेचिली डिक्लेरेशन इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ये पहला जो है एग्रीमेंट है जो साइन किया गया लगभग 28 कंट्रीज के द्वारा। कब साइन किया गया? 1 नवंबर 2023 को, और ये यूनाइटेड किंगडम में जो है एक मीटिंग हुआ जिसको बैलेचिली डिक्लेरेशन कहा गया। ठीक है,
इसका बेसिक जो मेन मकसद ये रहा कि किसी तरह से जो है इसके रिस्क को जो है एक काउंटर किया जा सके। अगर कोई भी एआई का जो भी रिस्क है उसको किस तरह से डील करना है, उसके लिए ये आगे चल के क्या किस तरह के चैलेंजेस आएगा और उसको कैसे डील करना है, ये 28 देशों ने साइन किया है। स्पेशली यूरोपियन जो यूनियन है उसके द्वारा, इसमें बहुत सारे कंट्रीज उस यूरोपियन यूनियन के भी हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी टाइम्ड आउट इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच? कौन सा क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? अब टाइम आउट क्या होता है कि बेसिकली जब कोई एक प्लेयर आउट होता है तो विद इन कुछ सेकेंड या कुछ मिनट, जिसमें मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में 2 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में शायद आना रहता है, तो वहां तक नहीं पहुंचने पे जो है उसको आउट दे दिया जाता है, अगर वो अब विरोधी टीम का कैप्टन उसको बोलता है। तो ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था। श्रीलंका का प्लेयर है एंजेलो मैथ्यूज। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंकन प्लेयर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, याद रख लेना ना बांग्लादेश का, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक श्रीलंकन प्लेयर है, बांग्लादेश के विरुद्ध मैच था, वर्ल्ड कप में था, और ये पहला ऐसे प्लेयर बन गए जिनको टाइम आउट दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अ सॉल्यूशन टू टैकल दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्राइसिस यूजिंग आर्टिफिशियल रेन? तो अभी जो है आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते भी होंगे, दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट जो है बहुत खतरे के लेवल से ऊपर ही है और बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्राइसिस है वहां से देखा जाए तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कृत्रिम बारिश का उपयोग करके या आर्टिफिशियल रेन का उपयोग करके दिल्ली के जो एयर पॉल्यूशन संकट है उससे निपटने के लिए एक समाधान विकसित किया है, एक तरह का सॉल्यूशन डेवलप किया है? हालांकि ये 5 सालों से चल रहा है, पिछले लास्ट 5 ईयर से। तो अभी जाके इसके बहुत सारे जो है, एक तरह से बोलना चाहिए कि अलग अलग ट्रायल्स हुए हैं, और जिसमें से बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए हैं जिससे कंडक्ट किया गया अभी। और वो इंस्टीट्यूट कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने जो है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, उसके क्राइसिस को टैकल करने के लिए, आर्टिफिशियल रेन का यूज करने के लिए अभी बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रायल्स किए हैं। ठीक है, तो आगे चल के हो सकता है कि एक कोई सॉल्यूशन निकले इससे। Who was featured on the cover of Time magazine as the world's longest serving female head of government? तो ये थोड़ा सा यूनिक है, याद रखना है कि टाइम मैगजीन के कवर पर दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला सरकार प्रमुख के रूप में किसे चित्रित किया गया था? मतलब कि किसी भी देश का हेड के रूप में कौन सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए अपने गवर्नमेंट को लीड किया है, हेड किया है, तो उनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना ऑप्शन बी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, और वो जो है लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है अपने देश को लीड करने के रिकॉर्ड बनाई है, जिसको टाइम मैगजीन में स्थान दिया गया है उन कवर पेज में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखना है ना, ये लॉन्गेस्ट सर्विसिंग फीमेल हेड है, मतलब कि महिला सरकारी प्रमुख, सरकार प्रमुख बोल सकते हो, या फीमेल लीड के या गवर्नमेंट को लीड करने वाली पहली महिला है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक सेवा दिया है प्रमुख के रूप में। For how many more years has Prime Minister Modi extended the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन है यहाँ पे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए।
तो रिसेंटली प्रधानमंत्री ने जो ये गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत जो है लगभग 80 करोड़ लोगों को, जो कि पॉवर्टी लाइन के अलग अलग उसमें है, क्राइटेरिया में आते हैं, उनको जो है अनाज जो है वितरित किया जाता है, जो कि एक तरह का फूड सिक्योरिटी है, जो कि पुअर और मार्जिनल जो सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी के, उनको जो है अनाज दिया जाता है। तो ये 5 सालों के लिए बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी सही उत्तर है, 5 सालों के लिए जो है इसको बढ़ा दिया गया है। दिस स्कीम प्रोवाइड फ्री राशन टू 80 करोड़ एम्पोराइज्ड इंडिविजुअल्स, जो गरीब लोग हैं उनको, 80 करोड़ गरीब जनता को, जो कि स्पेशली पुअर और मार्जिनल जो सेक्शन के सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये दिया जाता है। तो उसको अब 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, एक तरह का फूड सिक्योरिटी है। Which ministry is launching the Women for Water for Women campaign? ठीक है, नाम क्या है? Women for Water for Women। कौन सा मंत्रालय है जो महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू कर रहा है? तो अब ये तो पास्ट न्यूज है, तो ये शुरू हो चुका समझो। तो बेसिकली जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑप्शंस में जो मिनिस्ट्री दिया जाएगा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और आंसर गलत ही होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो देखने से ऐसा लगेगा कि हो सकता है जल शक्ति के द्वारा हो सकता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा हो सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसको आप देखोगे तो इसको इस तरह से मेंशन किया जाता है, महुआ। ठीक है, तो इसने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक तरह का जो है बोलना चाहिए कैंपेन चलाया गया, अभियान चलाया गया। तो इसको जल दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको खास तौर पे याद रखना है, इसको जल दिवाली नाम भी दिया गया, जल दिवाली। इसी अभियान को जल दिवाली अभियान भी कहा गया है। तो हो सकता है आपसे पूछे कि सीधा सीधा जल दिवाली अभियान कौन सा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हालांकि इसमें जो NULM है, जिसको हम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन कहते हैं, उसका भी इसमें सहयोग रहा है, दोनों का कोलैबोरेशन के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ ओडिशा अर्बन एकेडमी का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। The primary aim of campaign is to provide a platform for the active participation of women in water governance। और इसमें जो है किसका किसका पार्टिसिपेशन है, तो एक तो मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, साथ ही साथ में जो है इसमें पार्टनरशिप है किसके, या कोलैबोरेशन है किसके किसके बीच में कोलैब किया गया, तो ये मंत्रालय का हो गया। प्लस इसके द्वारा, इसके बाद में जो है NULM, इसको बोला जाता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बोला जाता है, इसको नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। प्लस इसमें जो है पार्टिसिपेशन है या पार्टनरशिप किया गया ओडिशा अर्बन एकेडमी के द्वारा, ओडिशा अर्बन एकेडमी। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से जो है जल दिवाली मनाया गया, अभियान चलाया गया। Which state emerged as the overall champion of the 2023 नेशनल गेम्स? सो ये क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी एग्जाम में तो आता ही है। हर साल जब जो भी नेशनल गेम्स होता है तो उसमें कौन सा जो टीम है या कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया, ये क्वेश्चन अमूमन बन जाता है किसी न किसी एग्जाम में, जीके वाले पोर्शन में। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा राज्य है 2023 में राष्ट्रीय खेलों का समग्र चैंपियन बनकर उभरा। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। जनरली जो है जो सर्विसेज है सेना का जो टीम है वो, या फिर जो है महाराष्ट्र, यही दो है जो कि टॉप पे रहता है। तो इस बार जो है महाराष्ट्र इस पे टॉप पे रहा, पिछले साल मेरे ख्याल से सर्विसेज इसमें टॉप पे रहा था 2022 में। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, और इसने लगभग 228 मेडल्स जीते हैं, 80 गोल्ड मेडल के साथ में। तो महाराष्ट्र इस खेल में टॉप पे रहा, और मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा जब हम लोग स्पोर्ट्स वाला सेक्शन करेंगे, तो ठीक है। सो महाराष्ट्र सिक्योर्ड एन इंप्रेसिव हॉल ऑफ 80 gold medals, 69 silver medals
एंड 79 ब्रॉन्ज मेडल, टोटलिंग 228 मेडल्स। ठीक है, तो इसको याद रखना है, टोटल 228 मेडल के साथ में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज यूनिक अबाउट द मिट्टी कैफे इनॉग्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा उद्घाटन किए गए मिट्टी कैफे के बारे में क्या अनोखा है, क्या खास बात है इसमें? तो ऑप्शन है यहाँ पर, इट इज अ कैफे दैट सर्व ट्रेडिशनल इंडियन कुजिन। ये जो है मिट्टी कैफे बेसिकली एक कैफे है जो कि जो हमारा वो है सेंट्रल सॉरी सुप्रीम कोर्ट है उसके उसमें जो है इसको डेवलप किया गया है, या सुप्रीम कोर्ट के जो वो है बोलना चाहिए कि जो बाउंड्री है वहां पे इसको बनाया गया प्रीमाइसेस के अंतर्गत। तो ये बेसिकली जो है डिसेबिलिटीज के द्वारा चलाया गया या उनके द्वारा जो है मैनेज किया गया एक कैफे बना है जो कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज द कैफे दैट सर्व ट्रेडिशनल इंडियन कुजिन, इट इज इंटायरली मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज। तो इसका सही उत्तर यही है, ऑप्शन बी, इट इज इंटायरली मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज। जो दिव्यांग लोग हैं उनके द्वारा जो है इसको कंप्लीटली मैनेज किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बनाया गया एक कैफे है, मिट्टी कैफे। ठीक है, ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देना है यार, इसको हालांकि मुझे ऐसे बोलना लिखना था, इट इज नॉट लोकेटेड विद इन द सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस, ऐसे लिखना है, क्योंकि अगर ऑप्शन सेकंड सही करना है तो इसको गलत होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ये बेसिकली ट्रेडिशनल इंडियन क्यूजिन को जो है सर्व करता है, ये भी सही है। और ये इट इज लोकेटेड विद इन द सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस, उसके परिसर में है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये भी सही है। अगर नॉट नहीं है तो मैं इसको ऑप्शन बनाने के लिए यहाँ पे नॉट लिख रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ, बाकी पीडीएफ में मैं इसको एडिट कर दूंगा थोड़ा सा, है ना। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर, अदरवाइज ये नॉट नहीं रहेगा तो ऑल अबव दी अबव ऐसा करना था। खैर ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है मुझे, तो खैर इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूंगा। बस याद रखना है कि ये ट्रेडिशनल इंडियन क्यूजिंग सर्व तो करता ही है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मैनेज किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा जो कि डिसेबिलिटीज के साथ में है या दिव्यांग लोगों के द्वारा कंप्लीटली। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ क्या, ब्रेक हो रहा है वॉइस? एक बार बताएंगे, अभी आ रही है आवाज आप लोग को? चलो ठीक है ना, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन और बचा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जिसको बोला जाता है। तो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसको चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, पंकज त्रिपाठी को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, राजकुमार राव को, या फिर विकी कौशल को। अब आप लोग यूट्यूब में भी या अलग अलग मतलब कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये जो एड आता है, तो ये आप सभी को पता है, घर घर में पहुंच गया है कि किसको जो है यूपीआई का सेफ्टी जो है एम्बेसडर चुना गया। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर पंकज त्रिपाठी। हाँ बिल्कुल, पंकज त्रिपाठी को जो है यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, टू इनहांस अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जिसको हम यूपीआई के नाम से जानते हैं। तो जनरली जो भी फ्रॉड वगैरह, जो स्कैम्स वगैरह होता है, उससे अवेयर करने के लिए लोगों को ये जो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर जो है लाया गया है, और पंकज त्रिपाठी को एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे 31 अक्टूबर, दिसंबर 25, नवंबर 11, या फिर नवंबर 12। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है या कंफ्यूजन है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसका जो सही उत्तर है वो है 11 नवंबर को।
ठीक है, 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि वर्ल्ड टीचर्स डे, तो वर्ल्ड टीचर्स डे जैसे इंडियन जो हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं वो 5 सितंबर को राधा कृष्णन जयंती के रूप में मनाते हैं, जो 5 अक्टूबर का दिन है उसको हम वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन था। उसी तरह से ये भी है, इसमें किसको ध्यान रखना है, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 11 ईच ईयर टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, जो कि इंडिया के पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनको लेकर के, तो ऐसा नहीं है, वो अलग पर्सनालिटी है, ये अलग है। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इनके जो है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर साल 11 नवंबर के दिन में। और इसके अलावा जो है जो महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उसको जो है आप बोल सकते हो वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो कि 15 अक्टूबर का दिन है। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और 11 नवंबर को मनाया जा रहा है नेशनल एजुकेशन डे। तो इन चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, क्योंकि ये चीजें पूछता है एग्जाम में। ठीक, चलो तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में अगर स्पोर्ट्स वाला करना होगा तो मैं शाम को अपडेट कर दूंगा, और अगर इसका पार्ट 2 हमें करना होगा तो भी मैं शाम को अपडेट करके बता दूंगा। ठीक है, जैसा भी रहेगा। चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और मैं इसका पीडीएफ जो है आप लोग को अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग उसको देख सकते हो। आदित्य, रीजनिंग के क्लासेस नहीं होंगे यार, रीजनिंग की क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि रीजनिंग के सारे क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। और आपके ऐप में जब आप उसमें जाओगे तो रीजनिंग और मैथ्स का एक अलग पोर्शन बना हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग का। तो रीजनिंग के सारे टॉपिक्स उसमें कवर हुए हैं, A to Z सारे क्लासेस हो चुके हैं, क्वेश्चन सारे करवाए जा चुके हैं, तो उसको आपको देखना है। हाँ, अगर कोई समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे मैसेज करना। अगर कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है तो मुझे आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको वो टॉपिक फिर से आपको करवा दूंगा। अदरवाइज सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हुए हैं, और ऐप में आपके पूरे सारे चीजें सीक्वेंस वाइज आपका वहां पे बना हुआ है फोल्डर, उसमें आपको जाके सीधे सीक्वेंस वाइज ही आपको देखना है। पहला जो टॉपिक मैंने रखा है उसी को पहले देखना है, जो लास्ट होगा उसको लास्ट में देखना है। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, और मैंने सिंपल वे में जो है उसको वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो रीजनिंग की क्लासेस नहीं होंगी, मैथ्स की कोई क्लासेस नहीं होंगी, जीके की एमसीक्यूज क्लासेस मैं करवाऊंगा, और करंट अफेयर्स के क्लासेस अभी चलेंगे लगातार। ठीक है, चलो और कुछ। मैथ्स का भी सारा टॉपिक जो है कवर हुआ है, तो उसका भी क्लासेस अभी नहीं होगी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर सकते हैं, अगर किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आता, क्योंकि मोर देन इनफ उसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर। देखो यार, मैं पहले आप लोग को क्या बोल रहा हूं कि पहले आप जाओ उसमें, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है, एक एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन उसमें मैंने करवाए हैं, और मैंने वही क्वेश्चन है जो हमारे टेक्निकल एग्जाम्स के नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम एसएससी बैंकिंग वगैरह वो अलग सेक्शन है। हमारे जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं इस माइनिंग वाले फील्ड में, उसके लिए किस टाइप के जो है मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और वो इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने की, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जैसा कि मैं बोला हूं कि आप लोग का ज्यादातर जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ सबको मिला करके आएगा। तो आपका ज्यादा फोकस इसमें होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीजें हो चुकी हैं, तो उसमें बिना मतलब का टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी, हम लोग सारी चीजें कर चुके रहेंगे,
तो हम जरूर वो चीज कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी सारे लोग को लगेगा तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हर टॉपिक में इतने क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उसी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।